गुड मॉर्निंग दोस्तों। पिछले क्लास मैंने जहाँ से समाप्त की थी ये क्लास वहीं से आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। पिछली क्लास में मैंने अजंता की गुफा के बारे में आपको कुछ जानकारी प्रदान की थी। उस गुफा के जो बेसिक जानकारी थी उसके बारे में बताया था और महत्वपूर्ण जो टॉपिक थे वो बताए थे। तो अगर आपने उस क्लास को नहीं देखी है तो आप पीछे जाके उस क्लास को देख सकते हैं। यह क्लास उसी के आगे है। जो पिछली क्लास थी वो लेक्चर के टाइप थी, ठीक है। इस पर मैंने फ़ोटो कॉपी के माध्यम से इसको आपको समझाया है, ठीक है। तो यह क्लास उसी के आगे है जिसमें हम गौतम बुद्ध के जितनी भी गुफाएं हैं उनमें से प्राप्त मूर्तियां व चित्रों के बारे में डिस्कशन बताएंगे तथा गौतम बुद्ध से संबंधित जो महत्वपूर्ण तत्व हैं, मतलब उन चित्रों से संबंधित उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय गंवाएं, ठीक है। तो जो गुफा नंबर 1 है, ठीक है, जो इसका समय है वह 500 से 628 ईस्वी के मध्य है। गुफा नंबर 1 का समय है वह 500 से कितना, 500 से 628 ईस्वी के मध्य, ठीक है। गुफा नंबर 1 का जो समय है वह 500 ईस्वी से 628 ईस्वी के मध्य है। इस गुफा में जो है यह गुफा जो है 64 फुट गहराई पे खुदी हुई है। यह गुफा 64 फुट गहराई पर खुदी हुई है तथा इस गुफा में 64 खंभे बने हुए हैं। गुफा नंबर 1 जो है 64 फुट गहराई पर खुदी हुई है तथा इस गुफा में जो है 64 खंभे बने हुए हैं और इस गुफा के अंदर 14 कोठरियाँ बनी हुई हैं। कोठरियाँ मतलब अंदर छोटी छोटी गुफा के अंदर छोटे छोटे खाने बने हुए हैं जिनको कोठरियाँ बोलते हैं। गुफा नंबर 1 के अंदर 14 छोटी छोटी कोठरियाँ बनी हुई हैं। यह गुफा एक विहार है। चौथ और विहार के बारे में मैंने अपने पिछले क्लास में लेक्चर के रूप में बताया, ठीक है। और जो डॉक्टर आर्य अग्रवाल थे, हमारे कला के एक बहुत अच्छे विद्वान थे डॉक्टर आर्य अग्रवाल। तो उन्होंने अपने पुस्तक कला विलास में इस गुफा का या गुहा, ठीक है, गुहा लिखा हो या गुफा दोनों एक ही है, तो टेंशन नहीं लेना। इस गुफा का जो समय काल बताया है उन्होंने 475 से 5 ईस्वी के मध्य बताया है। डॉक्टर आर्य अग्रवाल ने इस गुफा का जो समय बताया वह 475 से 500 ईस्वी के मध्य बताया है। आगे है गर्भगृह में, ठीक है, यहाँ पर गर्भगृह लिखा हुआ है, ठीक है। गर्भगृह में 20 फुट चबूतरे पर विशाल बुद्ध की धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में विशाल प्रतिमा बनी हुई है। गुफा नंबर 1 में पूछ सकता है कि धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में गौतम बुद्ध की मूर्ति कौन सी गुफा में बनी हुई है, तो यह गुफा नंबर 1 में बनी हुई है। गर्भगृह जो है किसी मंदिर, स्तूप या चैत्य का वह स्थान होता है जहाँ पर मूर्तियाँ देवी देवताओं की या बुद्ध की, जैनों की स्थापित की जाती हैं। वह जगह गर्भगृह के नाम से संबोधित की जाती है। इसके आसपास जो गर्भगृह के में जो गौतम बुद्ध की मूर्ति बनी है धर्मचक्र प्रवर्तन में, इसके आसपास शिष्य बने हुए हैं गौतम बुद्ध के, पशु हैं तथा एक मृग मुख से 4 मृगधर बने हुए हैं। अन्य जो प्रतिमा है जो गौतम बुद्ध के पास में है उसमें जो है जो महत्वपूर्ण है वह है कि एक सिर का मृग बना हुआ है, उस मृग के 4 धड़ बने हुए हैं। ये कितना अजीब लगता है, एक सर है और 4 मृग के धड़ बने हुए हैं। इसके प्रमुख चित्रों की बात करें तो जो कि एक है गुफा नंबर 1 में जो प्रमुख चित्र हैं वो हैं अवलोकितेश्वर बोधिसत्व। कौन कौन से? अवलोकितेश्वर बोधिसत्व तथा पद्मपाणि बोधिसत्व। अवलोकितेश्वर बोधिसत्व, पद्मपाणि बोधिसत्व। पद्मपाणि जो बोधिसत्व है, इसमें एक क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध जो है पद्मपाणि बोधिसत्व की मुद्रा में हाथ में जो कमल का फूल लिए हैं वह कौन से कलर का है, तो वह है नीले रंग का कमल लिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद होगा मार विजय शिव जातक, ठीक है। ये जो मार विजय शिव जातक नागराज संकपाल ये सब क्या है, सब जातक कथाओं पर आधारित चित्र बनाए गए हैं, ठीक है। मार विजय, शिव जातक, नागराज संकपाल, नागराज की सभा, जैतवन का दृश्य, चंपे जातक, श्रावस्ती का चमत्कार, ठीक है। और आगे देखते हैं श्रावस्ती के चमत्कार, ठीक है। उसके आगे जो चित्र है वो है महाजनक का वैराग, नृत्यावादन, बैलों की लड़ाई, भगवान बुद्ध का प्रलोभन, वज्रपाणि, नंद तथा सुंदरी की कथा जिसको प्रेमी युगल के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। नंद तथा सुंदरी की कथा, चींटियों के पहाड़ पर सांप की तपस्या, छतों में कमल व हंसों का अलंकरण तथा चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में ईरानी राजदूत, ठीक है।
ये क्वेश्चन अधिकतर पूछ रहता है कि चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में ईरानी राजदूत का जो चित्रण है वह कौन सी गुफा में मिलता है, तो वह गुफा नंबर 1 में मिलता है। इनके जो चित्र हैं एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करा दे रहा हूँ। तो जो प्रमुख चित्र हैं उनकी बात करें तो अवलोकितेश्वर बोधिसत्व, पद्मपाणि बोधिसत्व जो हाथ में नीले रंग का कमल का फूल लिए हुए है, मार विजय, शिवी जातक, नागराज शंखपाल, नागराज की सफा, जैतवन का दृश्य, चंपेय जातक, श्रावस्ती का चमत्कार तथा महाजनक का वैराग। महाजनक का वैराग, ठीक है। अब आगे चलते हैं जो चित्र हैं। महाजनक का वैराग हो गया, नृत्यावादन, बैरों की लड़ाई, भगवान बुद्ध का प्रलोभन, वज्रपाणी, नंद तथा सुंदरी की कथा, चींटियों के पहाड़ पे सांप की तपस्या, छतों में कमल व हंसों का अलंकरण तथा ये जो सबसे नीचे लास्ट में जो कम दिख रहा है वह है कि चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में ईरानी राजदूत का चित्रण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन है जो कि कही गई है, पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र को देखकर विंसेंट स्मिथ ने पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र को देख करके विंसेंट स्मिथ ने कहा कि द अजंता स्कूल इज लोकल डेवलपमेंट ऑफ द कंपोजिशन आर्ट ऑफ द कंटेम्पररी रोमन एम्पायर। पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र को देखकर विंसेंट स्मिथ ने कहा कि द अजंता स्कूल इज लोकल डेवलपमेंट ऑफ द कॉस्मोपॉलिटन आर्ट ऑफ द कंटेम्पररी रोमन एम्पायर। अजंता की गुफा की खोज किसने की थी, मैं आपको इसकी पहली वाली क्लास में बता दिया है, इसके बारे में बेसिक जानकारी दे दी है, तो आप उसको वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज है हमारा गुफाओं नंबर 2 से संबंधित है। तो जो अजंता की गुफाएं नंबर जो 2 है, अजंता की गुफा नंबर 2, इसका जो समय बताया गया है वह है 500 ईस्वी से 550 ईस्वी के मध्य। अजंता की गुफा नंबर जो 2 है उसका समय है 500 ईस्वी से 550 ईस्वी के मध्य। इसके जो प्रमुख चित्र है उनकी बात करें तो महाहंस जातक, छंदक जातक जिसको छांदीवादी जातक भी बोलते हैं, ठीक है, महाहंस जातक, छंदक व जातक, विदुर पंडित की कथा, माया देवी का स्वप्न। यह जो माया देवी का स्वप्न है वह गुफा नंबर 16 में मिलता है तथा गुफा नंबर 17 में भी यह चित्र हमको मिलता है। ठीक है, माया देवी का स्वप्न। बहुत सारे चित्र हैं जो कि एक गुफा और दूसरी गुफा में मिलते हैं। कई चित्र ऐसे हैं जो कि अजंता की कई गुफाओं में मिलते हैं, इसलिए उनमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होने का कि इस गुफा में भी ये चित्र बना हुआ है, अगली गुफा में भी ये चित्र बना है, इसलिए उसकी टेंशन नहीं करना। ठीक है, माया देवी का स्वप्न, 2 पाए अंगूठे वाली रमणी। क्या 2 पाए अंगूठे वाली रमणी, ये क्वेश्चन अधिकतर पूछता है गुफा नंबर 2 में कि 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी का चित्र कौन सी गुफा में बना है, तो वह गुफा नंबर 2 में है। ठीक है, इसको जो है श्री कृष्ण दास जी ने, जो कि अच्छे कला के साहित्यकार थे, श्री कृष्ण दास जी ने जो है इसको प्रजापति गौतमी कहा है। क्या कहा है श्री कृष्ण दास जी ने, इसको प्रजापति गौतमी कहा। 2 पाए अंगूठे वाली जो रमणी खड़ी हुई है एक खंभे पकड़े हुए, उसको जो है प्रजापति गौतमी के नाम से संबोधित किया है कृष्णदास जी ने, जो कि गुफा नंबर 2 में है। आगे है सर्वनाश, किसका सर्वनाश का चित्र बना हुआ है। ठीक है, सर्वनाश हो गया। आगे चलते हैं, तुलसी स्वर्ग का चित्र भी बना हुआ है। प्राणों की भिक्षा, क्या प्राणों की भिक्षा जो कि छांदीवादी जातक से संबंधित है, प्राणों की भिक्षा का चित्र बना है। पुंडक इंद्रावती का प्रेम कथा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पुंडक इंद्रावती के प्रेम कथा का वर्णन हमें कौन सी गुफा में मिलता है, तो है कौन सी में है, अजंता की गुफा नंबर 2 में पुंडक इंद्रावती की प्रेम कथा। ठीक है, फिर इसके बाद है बुद्ध जन्म, पुंडक इंद्रावती की प्रेम कथा, बुद्ध जन्म, झूला झूलती राजकुमारी, ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार, इसको ध्यान दीजिएगा। झूला झूलती राजकुमारी, सुनहरे मृग का धर्मोपदेश, क्या सुनहरे मृग का धर्मोपदेश, यह क्वेश्चन
पूछ लेगा आपसे। ठीक है, सहस्त्र बुद्ध हो गया, श्रावस्ती का चमत्कार, तथा पुंडरवादक जातक। पुंडरवादक जातक ऊपर मैंने बता दिया था इसके बारे में, पुंडरवादक जातक के बारे में। ठीक है, श्रावस्ती का चमत्कार। अन्य चित्रों को देख लेते हैं। श्रावस्ती के चमत्कार के बाद दो चित्र और है, पूजा अर्थिनी स्त्रियां तथा 1000 बुद्ध है। जो 1000 बुद्ध है ये चित्र न बन करके 1000 बुद्ध की मूर्ति है। ठीक है, ये जो 1000 बुद्ध है तो 1000 बुद्ध चित्र न होकर 1000 बुद्ध की मूर्तियाँ जो कि गुफा नंबर 2 में मिलती हैं, तथा पूजा अर्थिनी स्त्रियाँ। अब देखते हैं अगली गुफा के बारे में। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि गुफा नंबर 1, 2, 9, 10, 16, 17, गुफा नंबर 1, 2, 9, 10, 16, 17 में जो है प्रमुख रूप से जो चित्र हैं वही मिलते हैं। बाकी तो बीच की और कई गुफाएं हैं जिनमें से छोटे छोटे चित्र प्राप्त होते हैं। जो प्रमुख रूप से चित्र में प्राप्त हुए हैं वो है 1, 2, 9, 10 तथा 16, 17। आपको पिछली वाली क्लास में बताया था, आप पिछली वाली क्लास देख लीजिएगा, इसके बाद अगली क्लास में आइएगा। गुफा नंबर 2 के बारे में हो गया। अब देखते हैं गुफा नंबर 3 के बारे में, 6 के बारे में। तो जो गुफा नंबर 6 में है तो इसमें हमें 2 चित्र मिलते हैं। एक भिक्षुक हाथ में कमल व फूल लिए हुए, भिक्षुक का चित्र जो कि हाथ में कमल व फूल लिए हुए। ठीक है, भिक्षुक का चित्र हो गया। और दूसरा हमारा केश संस्करण युक्त युवती या केश संस्करण युक्त सुंदरी, केश संस्करण गुफा नंबर 6 में जो है वो केश संस्करण युक्त सुंदरी या भिक्षुक हाथ में कमल व फूल लिए हुए, ये सब हमें गुफा नंबर 6 में मिलता है। ठीक है, अगले चलते हैं अगले पेज में। तो अगला पेज हमारा है वह गुफा नंबर 9 से संबंधित है। तो गुफा नंबर 100 में जो है गुफा नंबर 9 जो है यह गुफा हीनयान महायान दोनों समुदाय से संबंधित है। ठीक है, गुफा नंबर 9 जो है वह है हीनयान और महायान दोनों धर्मों से संबंधित है। इस गुफा में एक 3 छतरी वाला ठोस श्रमिक पाषाण स्तूप बना हुआ है। इस गुफा में एक 3 छतरी वाला ठोस हर्मिक पाषाण स्तूप बना है। कौन सी में? गुफा नंबर 9 में। ठीक है, इस गुफा में घोड़े के नाल के 26 खंभे बने हुए हैं। इस गुफा में क्या बने हैं? इस गुफा में घोड़े के नाल के 23 खंभे बने हुए हैं। ठीक है, अगले खंभे गुफा नंबर 10 में है। गुफा नंबर 9 में जो है घोड़े के नाल के 23 खंभे बने हुए हैं। इसका जो समय है मैं बताना भूल गया, जो 200 BC से 300 BC के मध्य है। गुफा नंबर 9 का जो समय है वह अपना 200 BC से 300 BC के मध्य है। ठीक है, इसके प्रमुख चित्रों की बात करें तो स्तूप पूजा है, जिसमें से 16 व्यक्तियों का एक समूह है। 16 व्यक्ति एक समूह में इकट्ठा होकर स्तूप की पूजा कर रहे हैं। गुफा नंबर 9 में मिलता है स्तूप पूजा। नागराज, जिसमें 2 नाग पुरुष बैठे हुए हैं, यह गुफा नंबर 9 में मिलता है। पशुओं को खदेड़ते चरवाहे, यह भी गुफा नंबर 9 में है। तथा एक बैठी स्त्री। ठीक है, एक बैठी स्त्री की खोज जो की थी उसको जो फ्रांसीसी ग्रिफ्थ ने की थी। ठीक है, एक बैठी स्त्री की खोज फ्रांसीसी ग्रिफ्थ ने की थी। इनका मानना है कि जो गुफा नंबर 9 में एक बैठी स्त्री का जो चित्र है वह सबसे प्राचीन चित्र है। ठीक है, इसलिए उन्होंने एक परत थी चित्रों की, उस परत को हल्का सा निकाला तो उसके चित्र के पीछे तरफ हमें एक बैठी हुई स्त्री का चित्र प्राप्त हुआ, जिससे फ्रांसीसी ग्रिफिथ ने कहा कि शायद ये चित्र पहले बनाए गए थे, फिर इसके बाद ये जो स्तूप पूजा, नाग पूजा, पशुओं को खदेड़ते चौराहे, ये चित्र बाद में बनाए गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं गुफा नंबर 10 के बारे में। तो जो अपना गुफा नंबर 10 का है, गुफा नंबर 10 का जो समय है वह 200 BC से 350 BC के मध्य है। गुफा नंबर 10 का समय है जो 200 BC से 350 BC के मध्य है। यह गुफा गहराई में 95 फुट है तथा ऊंचाई में 36 फुट है। गुफा नंबर 10 ऊंचाई में 95 फुट है तथा गहराई में 36 फुट है। यह सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। गुफा नंबर 10 जो है सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। इस गुफा को वासिन पुत्र कटिहारी ने बनाकर दान दी थी।
गुफा नंबर जो 10 को है, इस गुफा को वासिपुत्र कटिहारी ने बना करके दान दी थी। इस गुफा के खंभों पर बुद्ध की समभगी आकृति बनी हुई है। आपको पता है जो गुफाएं हैं तो उनमें खंभे हो, तो खंभे में कुछ न कुछ चित्र बने हुए हैं। तो गुफा नंबर जो 10 में है उसमें समभगी गौतम बुद्ध की प्रतिमा बनी हुई है। इसके प्रमुख चित्रों की हम अगर बात कर लेते हैं तो इसमें भी 4 या 5 चित्र हैं, ज़्यादा चित्र इस पर उपलब्ध नहीं है, 3 ही चित्र हैं। देखो तो इन चित्रों की बात करें तो श्याम जातक हो गया जो कि गुफा नंबर 17 में मिलता है। देखो ये मैंने जो गुफा नंबर 17 का ये है, तो जो गुफा नंबर 17 है तो इसमें जातक कथाओं से संबंधित सबसे ज़्यादा चित्र प्राप्त हुए हैं। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि जातक कथाओं से संबंधित सबसे ज़्यादा चित्र कौन सी गुफा संख्या में प्राप्त हुए हैं, तो गुफा संख्या 17 में। तो श्याम जातक इसमें गुफा नंबर 10 में है तथा ये 17 में भी है। छंदक जातक 10 में है भी, 17 में भी है। राजकीय शोभा यात्रा जिसको हम एक जुलूस कहते हैं, यह भी गुफा नंबर 10 में है और ये भी चित्र गुफा नंबर 17 में है। ठीक है, अगला देखते हैं पेज। मैं थोड़ा सा साइज कैमरे की छोटा कर ले रहा हूँ, ये थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। सही, इतना सही है। तो गुफा नंबर जो 16 है उसका समय 500 से 550 AD के मध्य है। ठीक है, गुफा नंबर 16 का जो चित्र है गुफा नंबर जो 16 के चित्र बनाए गए थे वह 500 से 550 AD के मध्य बनाए गए थे। इस गुफा का निर्माण कराया था वाकटक के राजा हरिसेन के मंत्री वराहसेन ने। या वाकटक साम्राज्य के जो राजा थे हरिसेन थे, उनके मंत्री जो है वराहदेव थे, उन्होंने इस गुफा का निर्माण कराया था। ठीक है, यह गुफा जो है ये बौद्ध भिक्षुओं का चैत्य मंदिर है। 16 नंबर जो गुफा है वह क्या है, वह बौद्ध भिक्षुओं का क्या है, चैत्य मंदिर है। इस गुफा में जो प्रमुख प्रतिमा प्राप्त हुई हैं, प्रतिमा मतलब मूर्तियाँ, तो वह है नागराज के सिंहासनारूढ़ प्रतिमा। ठीक है, नागराज के सिंहासनारूढ़ प्रतिमा। प्रवेश द्वार पर 2 हाथी। प्रलम्बपाद मुद्रा में भगवान बुद्ध। क्या है, प्रलम्बपाद मुद्रा में भगवान बुद्ध। प्रवेश द्वार पर 2 हाथी तथा नागराज के सिंहासन रूढ़ प्रतिमा। इस गुफा की ये प्रमुख प्रतिमा है। प्रतिमा मतलब मूर्तियाँ। ठीक है, प्रतिमा का मतलब होगा मूर्तियाँ, इसलिए टेंशन नहीं लेना। अब बात करते हैं जो जातक कथाओं से संबंधित गुफा में चित्र प्राप्त हुए हैं। तो जातक कथाओं से हैं तो वह हस्त जातक का चित्र प्राप्त हुआ है, गुफा नंबर 17 में भी है। हस्त जातक के चित्र, महाउमंग जातक के चित्र, मातृ सुत सोम जातक के चित्र। जातक चित्र जो प्राप्त हुए हैं वह हैं हस्त जातक के चित्र, महाउमंग जातक के चित्र तथा मातृ सुत सोम जातक के चित्र। जो आप मैं जातक बार बार बोल रहा हूँ तो आपको समझ में कई लोगों को मालूम होगा, ऐसी बात नहीं है। जिन लोगों को नहीं मालूम उनको बता, जो जातक कथाएं हैं तो वह गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित है। वह काल्पनिक कथाएं हैं जो कि गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म के ऊपर लिखी गई हैं। अगला देखते हैं प्रमुख चित्र। इस गुफा में कौन कौन से प्रमुख चित्र हैं, तो भगवान बुद्ध का गृह त्याग, माया देवी का स्वप्न। आपने पीछे देखा होगा कई चित्र इनसे मिलते जुलते हैं, इसलिए आपको मुख्य चित्र ही याद करना है। जो चित्र ज़्यादातर मिल रहे हैं उन चित्रों को अधिकतर आपको छोड़ देना है। भगवान बुद्ध का गृह त्याग, माया देवी का स्वप्न, आसित मुनि में वार्तालाप, सुजाता की खीर, मंडासन राजकुमारी। ये जो मंडासन राजकुमारी है इसके बारे में आपको बता दूं कि ये जो गौतम बुद्ध के भाई थे नंद, ठीक है, गौतम बुद्ध के जो भाई थे नंद कुमार, उनकी पत्नी हैं। वो जो है जब गौतम बुद्ध ने अपने भाई नंद को धर्मोपदेश देने के लिए ले गए थे, तब जो है जो नंद कुमार की जो बीवी थी वह अपने पति के वियोग में खाना पीना सब छोड़ दी थी और वह मंडासन अवस्था में आ गई थी। तो ठीक है, मंडासन राजकुमारी का चित्र हो गया। फिर अजात शत्रु से बुद्ध की भेंट, ये सब गुफा नंबर 16 में है। अजात शत्रु से बुद्ध की भेंट, अजात शत्रु आपको पता है शासक था, इससे गौतम बुद्ध की भेंट।
नंद कुमार का वैराग या भिक्षुक होना, ठीक है। नंद कुमार जब गृह त्याग कर दिए थे, भिक्षुक बन गए थे। तुलसी स्वर्ग में उपदेश या धर्मोपदेश, तुलसी स्वर्ग में उपदेश मतलब स्वर्ग में जाकर गौतम बुद्ध जो उपदेश देते हैं, गौतम बुद्ध स्वर्ग में जाकर उपदेश देते हैं, उसके अगल बगल जो है बहुत सारे देवतागण बैठे हुए हैं, ये सब जो है चित्र में निर्दिष्ट किया गया है। गौतम बुद्ध का विरोधाभास, विरोधाभास मतलब विरोधाभास, ठीक है। गौतम बुद्ध का विरोधाभास चित्र मिलता है। अब अगली गुफा में चलते हैं, ठीक है। गुफा नंबर 17 में मैंने आपको पिछले में बताया था कि सबसे ज़्यादा जातक कथाओं के चित्र यहीं से प्राप्त होते हैं। गुफा नंबर 17 से ही सब ज़्यादा जातक कथाओं के चित्र प्राप्त होते हैं। तो जो गुफा नंबर 17 का जो समय काल है वह 475 से 500 AD के मध्य है। कब है? 400 से 475 से 500 AD के मध्य है। इस गुफा में सबसे अधिक सुरक्षित चित्र पाए गए हैं। गुफा नंबर 17 में सबसे अधिक और सुरक्षित चित्र पाए गए हैं। इस गुफा में छत के सामने आलेखन विन्यास है। इस गुफा में छत के सामने आलेखन विन्यास है। सर्वाधिक जातक कथाओं के चित्र इसी गुफा से प्राप्त हुए हैं। इस गुफा का निर्माण वाकाटक के राजा हरिसेन के मंडलाधीश ने करवाया था। ये थे जो राजा थे या संबंध थे, वो गुफाओं का निर्माण करके बौद्ध भिक्षुओं को दान में दे दिया करते थे। उस समय बौद्ध धर्म में बहुत चरमोत्कर्ष में था। वाकाटक राजा हरिसेन का मंडलाधीश हो गए। और जो प्रमुख चित्र है देख लेते हैं जातक कथाओं से जो संबंधित हैं। वो है मातृपोषक जातक या मातृभक्त जातक। इसको हम मातृपोषक जातक भी बोलते हैं और मातृभक्त जातक भी बोलते हैं। हस्ती जातक, हस्ती जातक की स्टोरी ऐसी है कि गौतम बुद्ध का पूर्व जन्म में हाथी के रूप में जन्म हुआ था। उन्होंने जंगल में कुछ भटकते हुए लोगों को देखा जो कि भूख से व्याकुल हो रहे थे, तो उनकी भूख मिटाने के लिए गौतम बुद्ध छत कह रहा हूँ, पहाड़ी के ऊपर से कूद जाते हैं। मतलब हाथी के जो रूप में थे, हाथी पहाड़ी के ऊपर से कूद जाता है और मर जाता है। मरने के बाद जो लोग थे, राहगीर थे, वो उसका हाथी का मांस खाते हैं, जिससे गौतम बुद्ध अपने को कुर्बान करके उन लोगों के भूख मिटाते हैं। ठीक है, तो हस्त जातक हो गया, महाकवि जातक, मृग जातक, न्यायगीत मृग जातक, महिष जातक तथा मत्स्य जातक। ठीक है, महिष जातक तथा मत्स्य जातक। मत्स्य जातक हो गए। फिर महाहंस जातक, श्याम जातक, वीर संतारम जातक, छंदक जातक। छंदक जातक, वीर संतारम जातक, श्याम जातक। प्रमुख चित्रों की बात करें तो अप्सरा, विलासी का वैराग, पागल हाथी पर अंकुश, महाकवि का त्याग, यशोधरा की भिक्षा, राहुल समर्पण। ठीक है, गौतम बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त करने के बाद आते हैं भिक्षा मांगने के लिए अपनी पत्नी यशोधरा से, तो कहते हैं आपके जाने के बाद मेरे पास तो कुछ ही नहीं बचा है जो मुझको प्रिय हो। मेरा पुत्र मेरे को प्रिय है, तो आप इसको भी ले जाएं। तो इसको बोलते हैं यशोधरा की भिक्षा है, राहुल का समर्पण। राहुल उनके पुत्र का नाम था गौतम बुद्ध जी के। और चित्रों की बात करें तो कहाँ गया, यशोधरा की भिक्षा हो गया, श्रावस्ती का चमत्कार, श्रृंगार करती राजकुमारी, नीलमणि, उड़ती हुई गंधर्व अप्सराएं, सप्तमानुषी बुद्ध, बंदर और भैंसा, चांपों बनने की बुद्ध का उपदेश। ठीक है, चांपों के बनने का बुद्ध का उपदेश, चांपों के बनने का बुद्ध का उपदेश, हंसों में घबराहट तथा जीवनकूप। हंसों में घबराहट व जीवनकूप। जो सबसे नीचे एक चित्र है आपको जो दिखाई न दे रहा होगा, ये यहाँ पर, इसके बारे में बता दूँ, ये है मांसाहारी भिक्षा, मांसाहारी शिक्षा। क्या है? यह है मांसाहारी शिक्षा का चित्र। गुफा नंबर 17 को आपको एक बार और रिपीट करा दे रहा हूँ। तो इसका जो समय काल है वह है 475 से 500 AD के मध्य है। 475 से 500 AD के मध्य है। इस गुफा में सबसे अधिक सुरक्षित चित्र पाए गए हैं। इस गुफा के छत के सामने आलेखन विन्यास है। सर्वाधिक जातक कथाओं के चित्र इस गुफा में मिले हैं। वाकाटक राजा हरिसेन का मंडलाधीश का चित्र भी इसी में है। ठीक है, जातक चित्र। ठीक है, मातृपोषक जातक या मातृभक्ति जातक, जातक कथाओं से संबंधित जो चित्र प्राप्त हुए हैं। हस्ती जातक, महाकवि जातक,
मृग जातक, ठीक है, तथा न्यायगिरी मृग जातक। आगे के चित्र देखते हैं। न्यायगृत मृग जातक तक हो गया था। न्यायगृत मृग जातक, महित जातक, मृक्ष जातक, महाहंस जातक, श्याम जातक, विरसातारम जातक, छंदक जातक, ये सब जातक कथाओं से संबंधित पूरे चित्र थे। अब जो चित्र बने हैं, जो प्रमुख चित्र हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो वह है अप्सरा का चित्र हो गया, बिलासी का बैराग हो गया, पागल हाथी पर अंकुश हो गया, ठीक है, बिलासी का बैराग हो गया, पागल हाथी पर अंकुश हो गया, महाकवि का त्याग, यशोधरा की भिक्षा या राहुल समर्पण, श्रावस्ती का चमत्कार, श्रृंगार करती राजकुमारी, नीलमणि, उड़ती हुई गंधर्व अप्सराएं, सप्तमानुषी बुद्ध, बंदर और भैंसा। आगे कुछ चित्र और बचे हैं, उनको देख लेते हैं। बंदर और भैंसा तक हो गया, ठीक है, सॉरी, बंदर और भैंसा। चापों के बनने का बुद्ध का उपदेश, ठीक है, चापों के बनने का बुद्ध का उपदेश, हंसों में घबराहट, जीवन कूप, और जो नीचे चित्र यहाँ पर उपलब्ध है वह है मांसाहारी शिक्षा। गुफा नंबर आपकी 7 समाप्त हो गई। अब जो अजंता की गुफाओं के महत्वपूर्ण तत्व हैं, महत्वपूर्ण विशेषता हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। अभी और कुछ चित्र हैं, देख लेते हैं, ठीक है, जो कि गुफा नंबर 17 में ही है। राक्षसियों के रूप जाल, राक्षसियों का रूप जाल, क्या है राक्षसियों का रूप जाल? कृतंग पर करुणा, राक्षसियों का रूप जाल, कृतंग पर करुणा, शिकारियों का अंकन, शिकारियों का अंगभंग, शिकारियों का अंगभंग, भिक्षुक बुद्ध, नरभक्षी सौदास, भिक्षुक बुद्ध तथा नरभक्षी सौदास, ठीक है। गुफा नंबर हमारी 17 हो गई। गुफा नंबर 26 के बारे में, तो जो इसका समय है वह 5वीं सदी है, ठीक है, 5वीं सदी का मतलब होता है 400 से लेकर के 500 सदी के मध्य, ठीक है, 5वीं सदी का मतलब 400 से लेकर के 500 के मध्य। इसका जो समय है गुफा नंबर 26 का वो 5वीं सदी है। इसमें जो छोटे मोटे महत्वपूर्ण चित्र हैं उनके बारे में देख लेते हैं। मारविजय, महानिर्वाण की मूर्ति, मारविजय की प्रतिमा, ठीक है, गुफा नंबर 26 में सभी लगभग प्रतिमाएं ही हैं, चित्र एक भी नहीं है। मारविजय की प्रतिमा, महानिर्वाण की मूर्ति, लेटे हुए बुद्ध, महानिर्वाण मतलब बुद्ध को प्राण त्याग देना, बुद्ध का प्राण त्याग देना है महानिर्वाण बुद्ध, ठीक है, महानिर्वाण करना। तो लेटे हुए बुद्ध या महानिर्वाण की मूर्ति, शेर के सिंहासन पर बुद्ध की प्रतिमा, कहाँ पर? शेर के सिंहासन पर बुद्ध की प्रतिमा, ठीक है, यह जो है एक स्तूप पर उकेरी गई है। अगला है कि गुफा नंबर 27 में एक चित्र मिलता है जो कि गंगा यमुना का है। गुफा नंबर 27 में एक चित्र प्राप्त होता है जो कि गंगा यमुना का चित्र है। अब आगे चलते हैं। अजंता के भित्ति चित्रण या विधान, ठीक है, अजंता के भित्ति चित्रण विधान। वीडियो एक बार देख लेते हैं, चल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो हम थे अजंता के भित्ति चित्रण विधान के बारे में, ठीक है। तो अजंता का जो धरातल है वह सूखा है जो कि फ्रेस्को सिस्को तकनीक द्वारा बनाया गया है। अजंता का धरातल सूखा जो कि फ्रेस्को सिस्को तकनीक द्वारा बनाया गया था। फ्रेस्को सिस्को एक तकनीक होती है जो कि चित्र बनाने से पहले धरातल को सही करने के लिए प्रयोग की जाती है। कई लोगों का यह भी मानना है कि यह जो है गीले धरातल पर चित्र उकेरे गए हैं, ठीक है, लेकिन ये जो चित्र है वह फ्रेस्को सिस्को तकनीक के द्वारा सूखे धरातल पर उकेरे गए हैं।
अजंता में जल रंगों में टेम्परा विधि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अजंता के जल रंगों में कौन सी विधि का प्रयोग किया गया है? तो वह टेम्परा विधि का प्रयोग किया गया है। अजंता के जो चित्र फ्रेस्को तकनीक से बनाया गया है, जो रंगों का प्रयोग किया गया है वह जल रंगों का प्रयोग किया गया है। कौन सी विधि? टेम्परा विधि। ये क्वेश्चन 100% पूछ सकता है, मेरा अनुमान है, गारंटी नहीं ले रहा कोई। ठीक है, ये क्वेश्चन अधिकतर पूछ सकता है। तो जो अजंता की गुफाओं में जो कलरों का प्रयोग किया गया है, ठीक है, कौन कौन से कलरों का प्रयोग किया गया है उनके बारे में देख लेते हैं। तो खनिज रंगों के प्रयोग में जो सफ़ेद है वह सफ़ेद कहाँ से प्राप्त किया जाता था? तो चूना या खड़िया से। खड़िया मतलब चाक। बचपन में आप देखते होंगे, अब तो मार्कर वगैरह सर पढ़ाते हैं, पहले जो है चाक से पढ़ाया करते थे कॉलेज में, अभी भी कुछ कॉलेजों में चाक से पढ़ाई जाती है। तो चाक को ही हम लोग खड़िया बोलते हैं। चूना या खड़िया, सफ़ेद रंग चूना या खड़िया से बनाया जाता था। लाल रंग की बात करें तो गेरू व हिरौंजी से। ठीक है, गेरू रंग से या हिरौंजी रंग से प्रयोग करता है। गेरू अधिकतर लोग आपको पता होगा। चमकदार पीला, ये क्वेश्चन पिछली बार शायद पूछा गया था, पिछली बार नहीं पूछा गया था, तो उसके 2 या 3 पेपरों के पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि जो अजंता गुफा में चमकदार पीला रंग है वो किस चीज़ से बनाया गया था, किस चीज़ से प्राप्त किया गया था? तो है संख्या की भस्म से। किससे? संख्या की भस्म से। हल्का पीला की बात करें तो यह रामराज या गौरी वाला हिरौंजी होता है। हल्का पीला रामराज या गौरी वाला हिरौंजी। हरा रंग है तो वह हरमाटा टेरावर्ती ग्रीन। हरा रंग हरमाटा टेरावर्ती ग्रीन से प्राप्त हुआ है। नीला रंग यह फारस के लेपुस लाजुली पत्थर से। यह आपको पूछ सकता है शायद कि जो अजंता की गुफाओं में जो फारस रंग का प्रयोग किया गया है वह कौन से कलर में है, सॉरी उसका प्रयोग कहाँ से, मतलब कौन से पत्थर से उसका प्रयोग किया गया है या उसको कहाँ से लाया गया है? तो उसका आयत हम फारस से किए थे तथा वह लेपुस लाजुली पत्थर से उसका प्रयोग हुआ। नीला रंग 5वीं सदी के बाद प्रारंभ हुआ है। इसका मतलब 5वीं सदी के बाद जो गुफाओं में चित्रण कार्य हुए हैं उसमें नीले रंग का प्रयोग हुआ है, जबकि 5वीं सदी के पहले जिन गुफाओं में चित्रण कार्य हुए हैं उनमें से नीले रंग का प्रयोग नहीं किया गया है। आगे चलते हैं। यार मुंह दर्द करने लगा, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा बचा है। गुफा नंबर 9-10 में केवल हरे पीले लाल रंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, गुफा नंबर जो 9-10 में है केवल हरे पीले लाल रंग का प्रयोग किया गया है। छाया व गहराई के लिए मुख्य रंगों में हल्का काला मिलाकर प्रयोग करते थे। ठीक है, छाया व गहराई के लिए मुख्य रंगों में हल्का काला रंग, सिंपल है। ऐसा अगर छाया बनाने के लिए हल्का काला रंग का प्रयोग करेंगे और लाइट करने के लिए किसी रंग में व्हाइट रंग का प्रयोग करेंगे, ये आपको शायद जल्दी याद हो जाएगा। डॉक्टर श्याम कृष्ण दास के अनुसार यह टेम्परा माध्यम में प्रयोग करते थे। ठीक है, कलरों को टेम्परा माध्यम में प्रयोग करते थे, आपको पहले मैं बता चुका हूँ। टेम्परा माध्यम मतलब टेम्परा माध्यम में अंडे की जर्दी का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, पूछ सकता है कि अंडे की जर्दी का प्रयोग कौन से चित्रों के माध्यम में किया जाता था, तो वह है टेम्परा माध्यम में। आगे चलते हैं। अजंता में परिप्रेक्ष्य, ठीक है, तो अजंता के चित्रों में जो है काल्पनिक परिप्रेक्ष्य के द्वारा चित्र बनाए गए थे, तो इसमें ज़्यादा कोई बड़ी बात है नहीं है। महत्वपूर्ण तत्व, अजंता के महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में है तो अजंता में लगभग 20 प्रकार की रेखीय शैली का प्रयोग किया गया है। अजंता में 20 प्रकार की रेखीय शैलियों का प्रयोग किया गया है। अजंता में सर्वाधिक अलंकरण व नीले रंग का प्रयोग किया गया है। अजंता में सर्वाधिक व नीले रंग का प्रयोग गुफा नंबर 1 में किया गया है। नीले रंग का प्रयोग सर्वाधिक गुफा नंबर 1 में किया गया है। गुफा नंबर 1 सबसे बाद की गुफा भी चित्रित मानी जाती है, इससे पहले वाली क्लास में बताया था, देखना। अजंता के चित्रों में भावना और कल्पना के महत्व को स्थापित करने के लिए काल्पनिक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया गया है, आपको बता दिया मैंने पिछले बार थोड़ी से पहले। अजंता शैली प्रकृतिवादी साम्य व्यांतक है। ठीक है, अजंता शैली प्रकृतिवादी साम्य व्यांतक है। यहाँ का नारी चित्रण चरण उपलब्धि है। ठीक है, अजंता गुफा का जो नारी चित्रण है वो यहाँ की चरण उपलब्धि है। अजंता में मूर्तिकला, चित्रकला, स्थापत्य कला तीनों का संगम मिलता है। अजंता की गुफा में आपको चित्रकला भी प्राप्त होगी, मूर्तिकला भी प्राप्त होगा, वास्तुकला भी प्राप्त होगा। ओके, अजंता में कुल 547 जातक कथाएं चित्रित है। बाप रे,
अजंता में कितने टोटल 547 जातक कथाओं का चित्रित है। ये पूछ ले अगर कि अजंता की गुफा में कितने, ठीक है, कितने जातक कथाओं का चित्रण प्राप्त होता है, तो ये पर 547। सर्वाधिक जातक कथा गुफा नंबर 17 में है, पिछली बार बता दिया था। अजंता गुफा में लगभग 800 वर्षों में बनकर तैयार हुई। हाँ भाई ये तो सही है। अजंता का जो समय है वह 800 वर्षों में तैयार हुआ। कई राजाएं आए और उन्होंने इस गुफा को तैयार करवाया। अच्छी ये बात तो ये थी कि राजा आते थे जाते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी, वो लोग गुफाओं का निर्माण करते थे, अपना युद्ध किया करते थे। इसका जो प्रारंभ काल मौर्य काल में चालू हुआ था। सर्वश्रेष्ठ काल गुप्त काल है जिसका, और सर्वाधिक काल वाकाटक काल है। मतलब कि जो अजंता गुफाओं का निर्माण मौर्य काल से चालू होता है, ठीक है, अजंता गुफाओं का निर्माण मौर्य काल से चालू होता है। इसमें जो सबसे अच्छा कार्य हुआ गुप्त काल में हुआ, जबकि लंबे समय तक कार्य कौन से राजा के समय में कौन से शासन के समय में किया गया, तो वह है वाकाटक साम्राज्य के समय। डॉक्टर वर्गेस के अनुसार अजंता की गुफा नंबर 27 में 26 जातक कथाएं चित्रित हैं। मैंने बताया था कि 17 गुफा नंबर 17 में सब जातक कथाएं चित्रित है, तो वह गुफा 17 में डॉक्टर वर्गेस के अनुसार जो है 26 जातक कथाओं का चित्रण प्राप्त होता है। अब थोड़ा सा कि नायिकाएं कितने प्रकार की होती है, मैंने इसी में लिख दिया था, अब लिख दिया है तो सुन लो। ठीक है, नायिकाएं जो है 3 प्रकार की होती हैं, स्वकीया, परकीया, साधारणी। नायिकाएं 3 प्रकार की होती है, स्वकीया, परकीया, साधारणी। अगले देखते हैं, अगला अपना बाघ गुफा है, तो यह अगली क्लास में होगा। अजंता की गुफाओं आज समाप्त हो गई हैं। अगर पूरा वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए थैंक यू।